इस एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर, इस एग्जाम्पलर में 18 क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में आज हम 9 के आसपास क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, उसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट लाइव लेक्चर में लिए जाएंगे। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस, मतलब किसी जगह पर प्रोटॉन पड़ा हुआ है। ये आज थोड़ी सी फिर से प्रॉब्लम दे रही है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इधर आपके पास पड़ा हुआ है प्रोटॉन। क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस, मतलब ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भाग रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भाग रहे हैं। In calculating the change in kinetic energy of the system during the motion, हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोशन के ड्यूरिंग में इसकी काइनेटिक एनर्जी की चेंजिंग में सिस्टम ड्यूरिंग द मोशन। वन इग्नोर द मैग्नेटिक फोर्स वन ऑन द अनदर, दिस इज बिकॉज हम मैग्नेटिक फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? तो जो 12th के एग्जिस्टेंस स्टूडेंट है उसको ध्यान रखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। cos 90 कितना होता है? W इज इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास? FD cos थीटा। cos थीटा cos 90 जीरो हो जाएगा, तो वर्क आपका कितना हो जाएगा? जीरो। तो ऑप्शन पढ़े, द टू मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, नहीं ये नहीं है। द मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट वर्क ऑन ईच पार्टिकल, द मैग्नेटिक फोर्सेस डू इक्वल एंड अपोजिट बट नॉन जीरो वर्क ऑन द पार्टिकल, द मैग्नेटिक फोर्स आर नेसेसरी नेग्लिजिबल। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क ऑन ईच पार्टिकल। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, उस कारण से वो वर्क नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ये नहीं होगा, बी होगा। द मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट डू वर्क ऑन ईच पार्टिकल, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट, प्रोटॉन को आपने रेस्ट पे रखा हुआ, यानी पॉजिटिव चार्ज आपने, प्रोटॉन इज ऑन रेस्ट, प्रोटॉन रेस्ट में रखा गया है। द प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट अ डिस्टेंस डी, इससे डी डिस्टेंस से एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप रिलीज कर रहे हैं, डी डिस्टेंस से एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज कर रहे हैं इन इट्स फील्ड। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन से हमने इसको रखा हुआ है। कंसीडर द टू एक्सपेरिमेंट, वन इन विच द चार्जेस पार्टिकल इज ऑल्सो प्रोटॉन एंड इन अनदर द पॉजिट्रॉन। मतलब हम दो चार्ज लेके आ रहे हैं, एक चार्ज आपका, एक चार्ज तो आपका प्रोटॉन ही है। आज फिर ये कुछ प्रॉब्लम कर रही है। एक चार्ज पार्टिकल आपका क्या है? प्रोटॉन है। और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपने क्या लिया हुआ है? पॉजिट्रॉन लिया हुआ है। फिर प्रॉब्लम कर रहा है पॉजिट्रॉन। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपल जरूर करेंगे, ठीक है। इन द सेम टाइम द वर्क डन ऑन द टू मूविंग चार्ज पार्टिकल इज,
किसमें वर्क डन ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली जो ज्यादा दूर भागेगा। पॉजिट्रॉन की डेफिनेशन 12th के स्टूडेंट को पता होगी कि पॉजिट्रॉन जो रहता है, जो पॉजिट्रॉन रहता है, ये बेटा तकलीफ दे रहा है आज फिर से। जो प्रोजिट्रॉन रहता है उसका चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन जो रहेगा उसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना रहेगा, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा। ये लाइटर रहेगा। इन दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पर ये एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मास बहुत कम है, मास ऑफ प्रोजिट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण मास ऑफ प्रोटॉन, ये बहुत तकलीफ दे रहा है बेटा। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन आपको ऐसे ही समझा देता हूं कि आपके पास ये जो पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन जो है उसका मास बहुत कम रहता है और प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो रिपल्शन का जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का फोर्स स्पेस सेम लगेगा। दोनों के ऊपर चार्जेस सेम है, दोनों के ऊपर चार्जेस सेम है। पॉजिट्रॉन पे पर भी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और ये जो प्रोटॉन रिपल्शन कर रहा है इसको भी रिपल करेगा और इसको भी रिपल करेगा, दोनों को रिपल करेगा। और रिपल्शन के समय ये हेवी होने से इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा और ये लाइटर होने से इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो जो पॉजिट्रॉन है वो लाइट होने के कारण ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिट्रॉन का ज्यादा होगा तो उस हिसाब से वर्क पॉजिट्रॉन पे ज्यादा होगा। तो पढ़े देखे किसमें लिखा हुआ है द लेस वर्क ऑन द पॉजिट्रॉन, नहीं, सेम वर्क नहीं, द मोर फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के लिए वर्क ज्यादा होगा। एज द पॉजिट्रॉन मूव्स अवे अ लार्जर डिस्टेंस। क्यों लार्जर डिस्टेंस? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। यहां पर 1 मिनट के लिए मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं, थोड़ा सा पेन को ठीक। चलिए देखिए, समझ में आ गया बेटा? पॉजिट्रॉन का मास कम है और प्रोटॉन का मास ज्यादा है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। इसके ऊपर भी चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका चार्ज भी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यह खुद प्रोटॉन है तो दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स तो सेम होगा। लेकिन ये लाइटर है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, mass of positron is less than mass of proton। इसके कारण प्रोटॉन ज्यादा डिस्टेंस, पॉजिट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स दोनों का सेम है। जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका वर्क ज्यादा होगा। इस कारण से हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या रख सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हम सी रख सकते हैं कि more for the case of positron and the positron moves away a larger distance। ठीक है, 12th में पॉजिट्रॉन के बारे में डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। द मैन इज स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, गेट्स स्ट्रेट अप एंड स्टैंड। The force reaction on the ground on the man during the process is। देखिए आप बैठे हुए हैं और आपको खड़ा होना है,
ठीक है। तो जैसे आप खड़े होंगे तो आप अर्थ को पुल करेंगे, अर्थ आपको पुल करेगी तो आप खड़े हो जाएंगे। तो अच्छा, तो जब सिटिंग से आप खड़े होंगे उस समय आप अर्थ को अपनी तरफ से एडिशनल पुश कर रहे हैं, और खड़े हो जाओगे उसके बाद पुश आप अपने mg के हिसाब से करोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट फर्स्ट ग्रेटर देन द mg एंड द लेटर बिकम्स इक्वल टू mg। अब सिटिंग है, अब आपको खड़े होना है, तो खड़े होते समय आप थोड़ा सा क्या करोगे, पुश करोगे, उस समय आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, और एक बार स्टैंड अप हो जाओगे तो आपका फोर्स इज इक्वल्स टू जो ग्राउंड की तरफ फोर्स होगा वो कितना होगा, mg। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि बैठा हुआ पर्सन जब खड़ा होता है तो इस समय जब खड़ा हो रहा है उस समय उसका mg से थोड़ा सा ज्यादा होगा, एट द फर्स्ट greater than the mg and the later becomes equal to mg। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, इसका राइट आंसर जाएगा डी। चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर आप सब टाइप करें, मैं देखता हूं कितना क्या आंसर टाइप करता है। प्लस माइनस का खास ध्यान रखें। क्या आंसर टाइप कर रहे हैं आप लोग? ओके बेटा, थैंक यू सभी को। अब इसका आंसर का वेट थोड़ा सा आप मेरे तक पहुंचाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सब थैंक यू वगैरह बोल रहे हैं, कोई बोल रहे सर हम आप हमारे स्कूल में ये वो थैंक यू। अब bicyclist come to the skating to the stop in 10 मीटर। एक साइकिल चल रही है उसको रोकना है 10 मीटर में। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑन द बाइसिकल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। The force on the bicycle due to the road is 200 Newton, and directly opposite to the motion, the work done by the cycle on the road. Work done by the cycle on the road. आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि बाइसिकल ने रोड पर फोर्स लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट रोड का होना चाहिए। पूछा क्या है, द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज वर्क डन बाय द साइकिल। साइकिल ने वर्क डन करा रोड के लिए, फोर्स साइकिल ने लगाया रोड पर, तो साइकिल ने रोड पे फोर्स लगाया तो रोड का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना वर्क होगा। तो जो फोर्स लगा जिस पे लगा उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आपने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक पे एफ फोर्स लगाया और ब्लॉक का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना वर्क होगा। आपने दीवार पे किक लगाई और किक लगाते से आप उल्टे गिर गए तो दीवार पे वर्क नहीं हुआ, आपने दीवार ने आप पर वर्क करा। तो यहां पर रोड का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड इज 0। रोड तो वही का वही है। कई लोग पूछते हैं ना भाई साहब ये रोड कहाँ जा रही है, तो उसको जवाब देना चाहिए कि भाई साहब ये रोड कहीं नहीं जाती, इस रोड पे आप चलोगे तो हिम्मतनगर पहुंच जाओगे, मोड़ासा पहुंच जाओगे, अहमदाबाद पहुंच जाओगे। कि भाई साहब ये रोड कहाँ जाती है, रोड तो कहीं नहीं जाती, रोड तो वहीं की वहीं है। तो वही वाली बात हो गई कि वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। बाइसिकल ने रोड पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, सारी बात सही है, पर रोड का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। आंसर सी आपका राइट है। आंसर सी इज राइट।
कौन किस पे वर्क कर रहा है और कौन किसका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो जिस पे लग रहा है और जिस पे फोर्स लगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये आपको सोचना है। वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क आया वो जीरो आएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, उल्ले में हर कोई फंस जाएगा। चलिए, ये भी एक अच्छा सा सिंपल क्वेश्चन है जिसके उल्ले में हर कोई फंस जाता है। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि लगता इजी है बट इसके उल्ले में फंस जाते हैं। अ बॉडी इज falling freely under the action of gravity alone in vacuum. Which of the following quantity remains constant during the fall? A body is falling freely, यानी फैल हो रही है, falling freely under the action of gravity alone in vacuum. उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। आप इतना मान के चलो, एयर रेजिस्टेंस ये वो अक्कड़ सक्कड़ बम्बे वो कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ लग रहा है ग्रेविटी। Which of the following quantity remains the constant during the fall? स्टूडेंट सोचेगा काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रहेगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ रहा है तो घटती जाएगी, तो बोले नहीं। मैकेनिकल एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम में कंफ्यूजन होता है। वो टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रहता है, वो शायद डी पे टिक लगाएगा, जबकि आपका राइट आंसर है सी। आप कहोगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम क्यों कॉन्जर्व नहीं रहती है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व रहने का कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स द कॉन्जर्व्ड, कि नेसेसरी कंडीशन है कि एफ एक्सटर्नल, उसके ऊपर बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो हो तभी एप्लीकेबल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कंटिन्यूस लग रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम उसकी कंजर्व्ड नहीं रह सकती। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक, ये आज फिर डिस्को करने लगी है। काइनेटिक एनर्जी, हल्के से लिख रहा हूं फिर भी थोड़ा सा सेटिंग उसका कम ज्यादा कर दूं। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल तो नहीं रहती है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी किसी भी स्टेज पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस टाइप की रहती है। लोअर पॉइंट पर टोटल की टोटल काइनेटिक रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम रहेगी, और पोटेंशियल आपकी क्या रहेगी, जीरो। मैक्सिमम हाइट पर इसका उल्टा हो जाएगा, काइनेटिक आपकी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी, एम mechanical energy. The total mechanical energy remains conserved. linear momentum कब conserve रहता है, जब F external जीरो होता है। ग्रेविटी में F external जीरो नहीं है, कंटिन्यूस उस पर लग रहा है। करिए। ड्यूरिंग द इन इलास्टिक कॉलेशन, देखिए यहाँ पर स्पष्ट करा हुआ है, कॉलेशन बिटवीन द टू बॉडीज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये तकलीफ होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, स्पीड ऑफ द बॉडी, टोटल लीनियर मोमेंटम, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। इन इलास्टिक में दोनों अपनी म्यूचुअल एनर्जी का यूज करते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसमें मैकेनिकल नहीं रहेगी। ये कल हमने जो क्वेश्चंस करा था, जो आपको एक फार्मूला बताया था कि टाइम टी इज इक्वल टू, उम्मीद करूंगा कि इस समय पेन हमें धोखा नहीं देगी, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अच्छा चलेगा। कल हमने फार्मूला पढ़ा था टी इज इक्वल टू 1/sin θ इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g, यानी हमने पढ़ा था टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ, कुछ ना कुछ टी साइन थीटा, ठीक है। अब टू आइडेंटिकल फ्रिक्शनल लेस ट्रैक्स, दो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल इसलिए कि हाइट सेम है, one gradually and other is step meet at A,
where two stones are allowed to slide over the rest. यहाँ से हमने दो स्टोन को अलाउड करा, एक को इस साइड पर, एक को इस साइड पर. shown in figure, which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, ये जब यहां पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी और यहां पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम. ये इसी कोने में क्यों भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ये इधर भागेगा वेलोसिटी. यदि सेम हाइट से जा रहा है तो दोनों की वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh होगी. वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2gh. इसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी, जो दोनों सेम वेलोसिटी से पहुंचेंगे, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग होगा. किसका टाइम ज्यादा होगा? θ1 θ2 हमें दिया नहीं है, कौन ग्रेटर देन है. ठीक है, तो बोथ द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, ऑब्वियसली गलत है. बोथ द स्टोन रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड, ये राइट है. बट स्टोन फर्स्ट रीच द बॉटम अर्लियर देन द सेकंड, और सेकंड ऑप्शन जस्ट इसका अपोजिट है. बोथ द स्टोन रीचेस बॉटम विद द डिफरेंट टाइम विद द डिफरेंट स्पीड, यानी ए और डी हमारे केस से निकल जा चुके हैं. अब हमारे पास ये फार्मूला है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/θ. अब θ1 ग्रेटर है कि θ2 ग्रेटर है, कैसे जजमेंट लोगे? तो मान लेते हो कि ये दीवार है. अब एक प्रैक्टिकली सोचे ना, आंसर तो अभी टिक लगा देंगे, हर बुक में आंसर मिलेगा, पर सोचने के लिए क्लू क्या है? आप ये दीवार है, दीवार के ठीक है बिल्कुल पास में खड़े रहोगे तो आपको उसकी हाइट देखने के लिए मुंडी ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, यानी आपका एंगल ज्यादा होगा. और दीवार से जितना ज्यादा दूर होंगे उतना कम मुंडी करके आप उसकी हाइट को देख सकते हो. तो जो दीवार के नजीक होगा, अब एक वॉल है, वॉल के नजीक मेरे को उसके टॉप को देखना है, बिल्कुल पास जाके मैं देखूंगा तो मेरे को थोड़ी मुंडी ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, मतलब एंगल ज्यादा बनेगा. आ गया. और दीवार से मैं दूर होऊंगा तो थोड़ा सी मुंडी ऊंची करूंगा, बिल्डिंग देख लूंगा, दीवार देख लूंगा. तो जो क्लोजर पॉइंट है उसका थीटा बड़ा होगा. द क्लोजर पॉइंट है उसका थीटा बड़ा होगा. जिसका थीटा बड़ा होगा उसका टाइम कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब ये वाला पहले पहुंचेगा, ये वाला बाद पहुंचेगा. अब आप दोनों ऑप्शन में से पढ़ लो, बी और सी में से फाइनल कौन सा होगा, ये भी आप डिसाइड कर ले. सोचना कैसे वो बता दिया कि इन दोनों, जो दीवार के पास होगा वो एंगल बड़ा होगा, क्योंकि दीवार के पास खड़े रहकर उसकी हाइट को देखने के लिए मुंडी ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, यानी एंगल बड़ा हो जाएगा. और मैं जितना ज्यादा दूर रहूंगा थोड़ी सी मुंडी ऊपर करूंगा, उसके टॉप को देख लूंगा. तो यहाँ पर θ2 आपका बड़ा जा रहा है. θ2 बड़ा है, थीटा बड़ा है, तो ये इनवर्सली है, ये छोटा हो जाएगा. तो पहले कौन पूछेगा आप डिसाइड कर लीजिए. विद द सेम स्पीड स्टोन फर्स्ट इज रिचेस, नहीं, द बोथ द स्पीड इज सेम, द स्पीड सेम स्पीड एंड स्टोन सेकंड reaches the bottom earlier than the first one. Isn't it बेटा? यहां पर आप जजमेंट भी उस हिसाब से प्रैक्टिकली लगा सकते हैं. आंसर आपके पास में. कल की टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो रही है. तो मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, न्यूटन्स लॉ और वर्क एनर्जी पावर में सारे फार्मूले एक दूसरे में रोटेट होते हैं. इसलिए काइनामेटिक थोड़ी सी चारों पांचों चैप्टर कर लो तब जाके थोड़ी सी स्ट्रांग होती है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग से रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा. ऑसिलेशन होगा, वैसे ऑसिलेशन के चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. द पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट द लीनियर एसएचएम. लीनियर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको लेखा रहा है गिवन बाय Vx. क्या कि पोटेंशियल एनर्जी आप Vx से दे रहे हो, जनरली हमारी आदत U से होती है, पर हम इसको V से दे रहे हैं. एंड पोटेंशियल एनर्जी आपकी U है, इज 1/2 kx स्क्वायर
कोई कहने की बात नहीं है। स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, ऑसिलेटर के लिए भी यही होती है। वेयर के इज ए फोर्स कांस्टेंट, हमें पता है बचपन से, ऑफ द ऑसिलेटर इन गिवन फिगर, फॉर के इज इक्वल्स टू इतना है। द ग्राफ वी एक्स, ये रहा वी एक्स वर्सेज द एक्स, आप किस डिस्टेंस पे हो। फिगर पार्टिकल टोटल एनर्जी इज ई, उसकी टोटल एनर्जी ई है। टर्न्स बैक विथ इट रीचेज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स एम, यानी वो ऑसिलेशन प्लस एक्स से माइनस जीरो आएगा, फिर प्लस एक्स माइनस एक्स ऑसिलेशन कर रहा है। V and K are indicates the potential energy and kinetic energy respectively of the particle at x is equals to plus sm, मतलब plus sm xm, पार्टिकल यहां पर है, आपका पार्टिकल यहां पर है। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपको ऑसिलेटर के बारे में जो 12th एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको पता होगा, जिनका ऑसिलेशन चैप्टर पूरा हो गया उनको भी पता होगा कि जब ऑसिलेटर ऑसिलेशन करता है इस टाइप से, थोड़े सा कम ही ऑसिलेशन बनाऊंगा, जब ऑसिलेटर ऑसिलेशन करता है तो मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। यहाँ पर फिर आपके पास में पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट आएगा कि एक्सट्रीम एंड पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप यहाँ V से बता रहे हो वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है, मैक्स हो जाती है। तो x बराबर प्लस एक्स, यानी वो क्या एक्सट्रीम एंड पर है, तो एक्सट्रीम एंड पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कौन सा पॉइंट है, बी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी किसके जितनी हो जाएगी, मैक्सिमम यानी वो हो जाएगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी U बराबर मैक्स, और मैक्स किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम एंड पर जीरो होती है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा है कि आज कुछ ज्यादा टर्म लिखने वाले सम नहीं है, अदरवाइज ये थोड़ा सा पेड 1-2 दिन में रोने लग जाता है। क्लियर है। तो ये वाली पॉइंट, वेरी गुड, ये वाला पॉइंट हमारा राइट आंसर है कि potential energy equals to total mechanical energy and kinetic energy zero at the extreme end of the oscillator. प्लस sm से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, और हमने एक जो टिप आपको दी थी उसी टिप से ये सॉल्व हो रहा है। द टू आइडेंटिकल बॉल ब्रिंगिंग कॉन्टेक्ट विद द ईच अदर, ये दो बॉल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आइडेंटिकल है, यानी इन दोनों का मास सेम है। विद ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल, ये रेस्ट में है फ्रिक्शनलेस टेबल पर। आगे हीट frictionless table are hit head on by the another ball bringing to the same mass moving initial velocity v, यानी इसका मास भी सेम है, इसका मास सेम है, ये दोनों भाई साहब रेस्ट में, ये इससे टकराएगा, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो बोले ये जीरो हो जाएंगे, दोनों v/2 से भागेंगे, तीनों v/3 से भागेंगे, ये v/1 से भागेगा, ये v/2 से भागेगा, ये v/3 से भागेगा, ये स्टेशनरी हो जाएगा, और इस टाइप से कुछ होगा। तो देखिए जब ये दोनों टकराएंगे, दोनों का मास सेम है, तो वो अपनी वेलोसिटी को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। आपको अभी एक टिप दी थी कि इफ मास आर सेम दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, तो इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, ये दोनों कोलाइड होंगे तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी v, और ये रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। जब ये इससे टकराएगा तो दोनों का मास सेम है, तो दोनों का मास सेम है, तो ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, मतलब ये भी रेस्ट में आ जाएगा, और ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, ये v से भागेगा, ये दोनों रेस्ट में आ गए, और ये v से भाग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b। कौन सा लॉजिक लगाया हमने, लॉजिक कौन सा लगाया, इफ मास आर इक्वल देन
they exchange their velocity, also they exchange their kinetic energy. इसके टोटल 80 to 90 क्वेश्चन है. रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तब तक के लिए आपको जय हिंद, नमस्ते बेटा. हाँ बेटा, जय हिंद, नमस्ते. आज हम यहीं रुकेंगे, आज हमारा सफर हम यहीं खत्म करेंगे. जय हिंद, नमस्ते बेटा.